नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। पाकिस्तान के माशी मसाइल हैं कि वो कभी हल होने को ही नहीं आ रहे। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो यही है कि क्या पाकिस्तान कभी भी अपने कर्ज़े उतार भी पाएगा या नहीं, या ये भी कोई इस तरह की लॉलीपॉप है या इस तरह की रोशनी है जो कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तस्वुर की जाए, लेकिन ये सुरंग कभी ख़त्म ही ना हो। काफ़ी सालों से ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़े ले रहा है, आगे और मज़ीद कर्ज़े ले रहा है, पिछले कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े ले रहा है, तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज़े ले रहा है, मुल्क में तरक्याती स्कीमों के लिए कर्ज़े ले रहा है, डैम बनाने के लिए भी कहता है कर्ज़ा लूँगा, सी पैक चलाने के लिए भी कहता है कर्ज़ा लूँगा। तो बात यह है कि अगर हम यानी बतौर पाकिस्तानी, हम तो ड्राइविंग सीट पे नहीं होते, ज़ाहिरी बात है, अरबाब इक़्तिदार पे तो और लोग होते हैं, तो वो कर्ज़ा एक्वायर करते चले जा रहे हैं, फिर कहते हैं साहब हम पे पाबंदी भी है, हम इस हद से ज़्यादा कर्ज़ा नहीं ले सकते। लेकिन अब तो बेहद हो गया है मामला। तो ये मामला कहाँ रुकेगा? जो चीज़ें पहले मजाक तस्वुर की जाती थी वो अब हकीकत में तब्दील हो रही हैं। फिर कहते हैं साहब डॉलर को महंगा करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो जाती हैं। ठीक है साहब, लेकिन हमारे कर्ज़े भी तो बढ़ जाते हैं। इसमें क्या अक्लमंदी है कि एक्सपोर्ट चंद फीसद बढ़ाने के लिए कर्ज़ा 2 गुना बढ़ा दिया जाए? हाँ, गलत तो नहीं कह रहा भाई, आपके सामने की बात है। ये जो भी बैरूनी कर्ज़े लिए होंगे तो मुशर्रफ साहब के दौर में शायद 60 रुपए का डॉलर था। बैरूनी कर्ज़े लौटाने के लिए रुपयों में कमाएंगे, रुपयों के डॉलर ख़रीदेंगे, उन डॉलरों से वापस करेंगे कर्ज़ा। ऐसे ही करेंगे ना, और कौन सा तरीका होगा? मुझे समझा दो, मैं मासूम सा बच्चा हूँ भाई, मुझे समझा दो कि रुपए कमाएंगे यानी रेवेन्यू की सूरत में, उन रुपयों से डॉलरों से कर्ज़ा लौटाएंगे। तो 60 रुपए का डॉलर था तो तब कर्ज़े की जो मुकम्मल रुपयों के अंदर एक ज़ाहिर बात है एक अमाउंट होगी, एक रकम होगी, वो फ़र्क होगी। और आज की तारीख़ में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर किस रेट पर जा रहा है, तो अब वही रकम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर की कदर को बढ़ाकर ये कहना कि साहब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं अगर हम रुपये को डिवैल्यू कर देते हैं, और उसी के एवज़ बैरूनी कर्ज़ा जात का हुजूम भी बढ़ जाता है पाक रुपयों में, तो वो लौटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेंस मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम कोई बहुत ही बड़ी मामू है। आप खुद ही समझ जाओ, मैंने लफ्ज़ मामू इस्तेमाल किया, लेकिन आप क्या हो आपको पता है। तो बेसिकली क्या है कि पूरी कौम जो है वो शायद इस मामले में बहुत कम अकल रखती है, बहुत कम मालूमात रखती है, बहुत कम नॉलेज रखती है। क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ को बढ़ाने के लिए चंद फीसद अपने बैरूनी कर्जा जात को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, फिर हमारे हाथ बंद से गए। अब ये कर्ज़ा लौटाने के लिए मिसाल साल के कितने अरब डॉलर लौटाएंगे तो कर्ज़ा ख़त्म होगा? चलो साल के 10 अरब डॉलर लौटा लोगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप तो ये भी नहीं लौटा सकते। साल के 10 अरब लौटा दोगे? नहीं, ये बात कर रहा हूँ मैं उससे हट के जो बजट के ज़रिए हमने वापस करने हैं, जो बजट में हमने लिखे हैं कि हम वापस करेंगे, वो तो बहुत बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा चंक अब इस मुल्क का जो है वो हमारे मुल्क के कर्जा जात और उन पर सूद लौटाना है, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं। उससे हटके होगा ना, अरे आप समझे नहीं, उससे हटके होगा ना, तो हर साल उससे हटके 10 अरब डॉलर देने पड़े तो हो जाएगा मसला। भैया आप ये कहते हैं ना कुछ इजाफी हैं, लोग नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब तो हर मुमकिन टैक्स इकट्ठा कर लिया। चलो अब इस सब चीज़ को एक तरफ रख देते हैं, हमारा एक रिश्तेदार आ गया, हमारा मामू आ गया, हमारा चाचा आ गया, हमारा फूफा आ गया, हमारा कोई रिश्तेदार आ गया, उसने कहा कि मैं तुम्हारा बैरूनी कर्जा वापस करवाता हूँ। अब तक तो बढ़ ही रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है कि हर साल मैं 10 अरब डॉलर तुम्हें दूंगा, तुम वापस लौटा देना।
अगर उस रफ्तार से भी चलते हैं तो 10 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। नहीं, गलत बोलूँ तो मुझे पकड़ना। हो सकता है मैं झटका हिसाब कर रहा हूँ, सीधा हिसाब कर रहा हूँ, तो वो ना समझ में आने वाली बात हो रही है। लेकिन मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि मामलात भाई मियाँ किधर जा रहे हैं, आप बैरूनी कर्जा कभी लौटा भी सकोगे या नहीं। इस सिलसिले में हमने आज बहुत ही अहम मईशत दान को दावत दी है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ होंगे और मैं उनकी जानिब यही चीज़ लेके जाऊंगा कि बताइए पाकिस्तान के बैरूनी कर्जा जात हम लौटा भी सकेंगे या नहीं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, ये सवाल पूछने की वजह कि जो भी हुकूमत आती है वो आते ही कहती है कि साहब ये सब कार्रवाई हम कर रहे हैं पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़े लौट के लिए, और ज़ाहिरी बात है या तो बैरूनी कर्ज़े लौटाने के लिए या फिर मज़ीद कर्ज़ा लेने के लिए। अब मज़ीद कर्ज़ा हम लेंगे, मुझे अव्वल तो ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, और साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जा जात का हुजूम जो है वो साल ब साल बढ़ता चला जा रहा है। और अगर पाक रुपीज़ में देखें तो ये हुजूम बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला गया है। बताया ये गया कि रुपए की बेकदरी इसलिए की जा रही है ताकि हम ज़्यादा कंपेटिटिव एक्सपोर्टर्स बन सकें, लेकिन जो चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही वो ये नहीं की जा रही कि हम कंपेटिटिव तो ज़्यादा हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स वाइज, लेकिन हम पर कर्ज़े का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए, मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देख रहे होंगे, बल्कि शायद डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपको पसंद ही करते हों वो, क्योंकि आपने कभी उनकी बुराई नहीं की ज़्यादा, तो वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे साहब मेरे दौर में तो 60 रुपये का था, तो बैरूनी कर्जा जात रुपयों में, क्योंकि डॉलर में काउंट किए जाते हैं लेकिन लौटाने तो रुपयों में ही है ना। लोगों से टैक्स लेंगे, फिर उन टैक्स के पैसों से डॉलर ख़रीद कर फिर लौटाएंगे, जो मेरी समझ बूझ है। अब मेरा आपसे ये बड़ा बादामियाना, मेरा मतलब माजरत मासूमाना सवाल है कि ज़रा ये मसला मेरे सामने बयान कर दें कि ये किस तरह से पाकिस्तान बैरूनी कर्जा जात को वापस करेगा, लौटाएगा। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि 1947 से लेके और 2008 60 या 61 साल का अरसा, टोटल कर्जा जो है इन 60-61 सालों में वो 6000 अरब का था। आप अंदाजा कीजिए कि हमने पहले 60-61 सालों में सिर्फ 6000 अरब का कर्जा इकट्ठा किया, और 2008 और 2022 यहां पे हम जाते हैं 6000 अरब से 55,000 अरब पे। तो इसका अगर आप कभी ग्राफ बनाएं, मैंने एक ग्राफ बनाया था, तो वो इतना अजीब सा दिखता है कि पहले 60-61 साल तो मुल्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपके पास टोटल कर्जा जो है यानी कि 1947 से आप शुरू हुए और 2008 तक सिर्फ 6000 अरब का कर्जा इकट्ठा किया। उसके बाद जो हुकूमतें आई हैं 2008 के बाद, उन्होंने वो 6000 से ले गई हैं 55,000 पे, और फिर खैर से जो पीटीआई की हुकूमत आई 2018 में, वो 30,000 पे बैठी थी जब तक आए थे, तो वो हमें 3.5 सालों में 30 से ले गए 55,000, यानी कि तकरीबन 80% कर्जा जो हमने 75 सालों में इकट्ठा किया, उसका 80% तो हमने पिछले 3.5-4 सालों में इकट्ठा किया। तो समथिंग वेंट रॉन्ग आफ्टर 2008। उससे पहले मामला ठीक चल रहा था। अच्छा, अब ये हजारों अरबों की हम बातें करते हैं अली साहब, तो वो आम लोगों की शायद समझ में नहीं आती। जी 1971, अब वो 51 ईयर्स अगो, ज्यादा देर नहीं हुई, मतलब जंग। उस वक्त हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के ऊपर 500 रुपए का कर्जा था। 500 रुपए का कर्जा था। आज वो कर्जा 2,45,000 रुपए का हो गया है हर पाकिस्तानी बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के ऊपर। तो आप सोचिए कि पिछले 50 सालों में हम गए हैं 500 रुपए से 2,45,000 रुपए। तो कर्जा बढ़ा है ये पिछले 10-12 साल। अच्छा, अब कर्जा बढ़ता क्यों? देखिए, आप बजट का खसारा करते हैं, हर जून के महीने में हमारा वजीर खजाना खड़ा होता है असेंबली के अंदर। अच्छा, अब वो वजीर खजाना साहब खड़े होते हैं, जो वो कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि इस साल हमारी जो इखराजात है
वो होंगे 9,000 और 500 अरब। थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हमारी जो आमदन है वो 7,000 अरब की होगी। अब ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये किसने देना है? तो पहले साल माशी साल शुरू जब होता है फिस्कल ईयर, उसी दिन हमें वजीर खजाना बता देता है कि जी मैं 4.5-5,000 अरब का खसारा करूंगा, और वो जाहिर बात है आप कर्जों से लेंगे। अब आप सोचिए कि 75 अरब डॉलर पे जा रही है हमारी इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 से बढ़ती नहीं है। बाकी जो 45 अरब है ये कहां से आना है? ये जो बैरूनी कर्जा आप करे चले जा रहे हैं, ये बैरूनी कर्जा लेना पड़ता है। तो गलतियां हमारी अपनी हैं, ठीक है। अब इस साल अली साहब जरा सा मामला फर्क देखिए, हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत 5 गुना बढ़ी। $50 का टन होता था, वो $250 का टन। जो तेल हम इंपोर्ट करते हैं वो $60-70 का बैरल होता था, अब वो $120-125 का बैरल। गैस हम LNG इंपोर्ट करते हैं, वो $4-5 की होती थी, वो आज $40 की बढ़ी। तो कोयले की कीमत 5 गुना बढ़ गई है, गैस की कीमत 10 गुना बढ़ गई है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं हुआ, ये सारे तरक्की पजीर ममालिक की यही हाल है। और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं 60-70% तो हमारा वो कॉटन रिलेटेड है, कपड़ा है, उसकी कीमतें कोई खास बढ़ी नहीं। तो इस वक्त ये जो IMF काम कर रही है, इसको ये सोचना चाहिए कि भाई ये मुल्क, पाकिस्तान जैसा मुल्क, श्रीलंका जैसा मुल्क, इनके इख्तियार में नहीं है कोयले की कीमत या तेल की कीमत या गैस की कीमत जी। तो ये हमारे बियॉन्ड आवर कंट्रोल ये काम हुआ है। IMF हर हफ्ते के बाद एक नया लिस्ट निकाल लाती है प्रायर एक्शन की। आज आप उनसे एग्रीमेंट करें, अगले हफ्ते वो कोई नए प्रायर एक्शन बता देती है। देखिए IMF जो काम कर रही है, इसके नतीजे में सिविल अनरेस्ट हो सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बेशुमार दुनिया के ममालिक। But to be very frank, they have a very academic approach to solving a problem. ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जो मैंने जनरल अंडरस्टैंडिंग ली है, तो या जोसेफ स्टिग्लिट्स की जो किताब पढ़ी है या पढ़ी हैं, और या महदूद पैमाने पर जो दुनिया में उनका निज़ाम समझने की कोशिश की है, वो ये है कि दे आर ऑल्सो अ सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु वर्क विद इन अ सेट पैरामीटर ऑफ रूल्स दैट हैव बीन गिवन टू देम। और वो प्रोपोनेंट्स हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के, फ्री ट्रेड के, जिन्होंने वो रूल बुक बनाई है। वो कहते हैं x इज़ इक्वल टू वाई, वाई इज़ इक्वल टू जेड, और वो इसी सिस्टम से मुख्तलिफ वेरिएबल्स को आपस में इक्वल करते हैं। सो देयर अप्रोच इज़ फेयरली सिंपल। द सोशो इकोनॉमिक या डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो आप सोशल अनरेस्ट की बात करें, ये वो, दैट इज़ नॉट इन देयर बुक, that is not part of the curricula that is being taught to free market economists, to free trade proponents. ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि they are just working in a very very tight framework, और पैरामीटर्स उसके सेट हैं और सॉल्यूशंस पहले से ही दिए हुए टू अ प्रॉब्लम, जैसे अमेरिकन अमूमन SOPs तैयार करते हैं। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दे आर नॉट बैड, इट्स जस्ट दिस इज व्हाट दे बीन टॉट। अली साहब, दुनिया स्टैटिक नहीं। आज से 10,000 साल पहले जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, वो जंगलों में जाके जानवरों को मार के खाया करते थे। वर्ल्ड चेंजेस। अब आज का दो चीजें हैं, एक तो एनर्जी प्राइसेस जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, वो दुनिया भर में इतनी तेजी से बढ़ी, और दूसरा ये जिसको कह रहे हैं सुपर कमोडिटी सुपर साइकिल, यानी कि गंदम, पाम ऑयल, दालें, इन सब की चीजें भी, कमोडिटीज की चीजें भी बहुत तेजी से बढ़ी। जितने भी IMF के क्लाइंट स्टेट्स हैं, जो भी उनके मेंबरान हैं जिनकी वो मदद करता है, वहां आज हाल क्या है? आप जरा सोचिए, श्रीलंका को मदद करने चला IMF, वहां हाल क्या है? आपने देख लिया वहां पे क्या हाल, नेपाल में क्या हो रहा है, घाना में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, इजिप्ट में क्या हो रहा है, साउथ कोरिया तक क्या हो रहा है। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। अली साहब, नाइजीरिया में लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, बांग्लादेश में गुर्दे बेचे जा रहे हैं। ये IMF का इसलिए बनाया गया था कि उसकी क्लाइंट स्टेट्स जो हैं, वो उनके लोग जो वो अपने गुर्दे निकाल के बेचें। इतने बट
देखिए इसमें जो एजेंडा है, आप तो खैर मुझसे कहीं ज़्यादा इल्म रखते हैं इन चीज़ों का, लेकिन जो जनरल एजेंडा है IMF का वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी तिजारत के अंदर ये इंश्योर करना कि कोई भी मुल्क, जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं वो गलत है। वो तो सिर्फ अपनी तिजारत के मामले में दे जस्ट वांट रिस्क मिटिगेशन, because they know so many countries of the world are trading with each other. They do not want the economic or the monetary system to fall prey to the mistakes of any one country. So they're just trying to maintain this monetary system whether we like it or we don't. They do not have the ethical or moral framework that we want them to be. इसके लिए तो वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस हैं और उस तरह की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग। देखिए, कंटेजन इसको हम कहते हैं। आपने मुझे अंग्रेजी में बड़ा लंबा लेक्चर दिया। नहीं, देखिए, एक मुल्क जब खराब होता है, आज ये सिचुएशन है कि सारी की सारी जो तरक्की पजीर कायनात है, जो ममालिक हैं तरक्की पजीर, उन सब का यही प्रॉब्लम्स है कि वो तेल इंपोर्ट करते हैं, वो कोयला इंपोर्ट करते हैं, वो गैस इंपोर्ट करते हैं, उन सब की कीमतें जो है 5-5, 10-10 गुना बढ़ गई हैं। अगर IMF ये चाहता है कि दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी आए तो उसको इन सब ममालिक की मदद करना पड़ेगी। अगर नहीं करेगा तो सोशल अनरेस्ट होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे और उसके नतीजे में इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि IMF ये चाहता है, IMF ये चाहता है, IMF की किताब में ये लिखा हुआ। आपने वही लेक्चर दी। वो जो किताब में उसकी लिखा है कि इकोनॉमिक रिकवरी लानी है, जो दुनिया का मालियाती निजाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपने लफ्ज़ तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया, जी नहीं हो पाएगा। अगर इतने सारे IMF के जो क्लाइंट स्टेट्स हैं, जो IMF के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, अगर वहां लोग सड़कों पे निकलेंगे, अगर वहां पे लोगों को खाना नहीं मिलेगा, आज जो 2-2 वक्त का खाना खाते थे वो एक वक्त पे आ गए हैं। 2-3 ममालिक, बांग्लादेश में गुर्दे बेचे जा रहे हैं। अली साहब, आप गूगल करके देखिए। नहीं, हमारे वाले भी गुर्दे निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे वालों ने भी अब गुर्दों का ट्रेड तेज़ किया है, आपको पता होगा, ख़बरों में आना शुरू हुआ है। तो ये खैर, आज़ाद जदीद मईशत के ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मकाले लिख दिए, किताबें लिख दी IMF को समझाने के लिए कि गरीब ममालिक के लिए किस तरह के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर IMF अपने तर्ज तरीक़ों को न बदले। लेकिन सच बात यह है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कि लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं इस तरह की किताबों से, इस तरह के मकालों से, इस तरह के कालमों से, अखबारात के, जिनमें लिखा हुआ है कि IMF की पॉलिसियाँ पिछली 3-4 दिहाइयों से जिस डगर पे दुनिया को और बिलखुसूस गरीब ममालिक को लेकर जा रही हैं वो शायद उनकी मईशत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद जदीद मईशत के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं साहब हम फिलैंथ्रोपिस्ट तो नहीं हैं, हमारा काम दुनिया में तरक्की करना नहीं है, ये काम वर्ल्ड बैंक का है। नाम तो वर्ल्ड बैंक है लेकिन उसको बैनुल-अक़वामी तरक्कियाती इदारा कहते हैं साहब ये काम करना उसकी डोमेन है, हमारा डोमेन फ़र्क है। तो डोमेन का फ़र्क है, तो ये डोमेन का फ़र्क भी रियलाइजेशन नहीं करने दे रहा। और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि आपने ख़ुद भी पढ़ी होंगी, लाइब्रेरी में पता नहीं कितनी ही किताबें मैं हक़ में मैंने बहुत कम पढ़ा है, IMF के हक़ में बहुत कम पढ़ा है, एकेडेमिया के अंदर ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ ही पढ़ा है, लेकिन इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा उनको। जी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अली साहब, आपने वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। जी वर्ल्ड बैंक की अव्वलीन तरजीह जिस दिन से वो बना है उसकी वो कहते हैं पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत दूर करनी। और IMF का आपने बता दिया कि उसने आलमी मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये दोनों आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक तो जब से IMF और वर्ल्ड बैंक बने पिछले 80 सालों में जो आज साइकिल चल रहा है जिसमें आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो आसमान की बातें कर रही हैं और उसके साथ साथ मतलब वो साइमल्टेनियसली दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं। एक तो पेट्रोल, कोयला, गैस की कीमत आसमान से बातें कर रही है और साथ में ये कमोडिटी का सुपर साइकिल आ गया। ये 100 साल में कहीं एक दफा होता है। एक मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का यहाँ सवाल नहीं है। यहाँ पे कोई 50 या 60 मुल्क ममालिक ऐसे हैं जिसके ऊपर इस वक्त उनके करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर एक सीवियर स्ट्रेन है, जो पाकिस्तान का आलम है।
तो क्या वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत दूर करनी है या उसने ये गोल छोड़ दिया है? क्या आईएमएफ ने आलमी मालियाती निजाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है या उसने ये गोल छोड़ दिया है? अगर तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो फिर उनको ये हर हफ्ते और हर 2 हफ्ते के बाद एक नई लिस्ट जो है प्रायर एक्शंस की, और उन प्रायर एक्शंस की और ऐसी पॉलिसीज़ की जिनके नतीजे में लोग सड़कों पे निकलेंगे। लोग सड़कों पे निकलेंगे तो सिविल अनरेस्ट होगा। सिविल अनरेस्ट होगा तो जो गोल वर्ल्ड बैंक के हैं, जो गोल आईएमएफ के हैं, वो उनको हासिल नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, आपकी बात में वज़न भी है, और यहाँ पर फिर इसका चैप्टर 2 आ जाता है, वो है अंडरलाइंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अब बात ये, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का असूल ये कहता है कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान अपने रवैयों को तब्दील कर दें, और मतलब मैं क्रूड अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैं आपको मिसाल, यानी अच्छे बच्चे बन के चलें, और आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे लोग और ममालिक जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात रवाबित अच्छे रख लें, तो फिर मामलात आपके साथ थोड़े आसान हो सकते हैं, आप पर शफकत के हाथ लग सकते हैं, सख्त शराइत नरम हो सकती हैं, कुछ कहा जा सकता है दे दे बेटा अगली दफ़ा देख लेंगे। अब आपने पंगा भी लेना है, कहना है अरे ओए छोड़ेंगे नहीं, साजिश हो गई, मदाखलत हो गई, और फिर उसके बाद आपने कहना भी ये कि आईएमएफ भी हल्का हाथ रखे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी तो है ना सर, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ आईएमएफ, चाहे आप माने या ना माने। अली साहब, बड़ी जबरदस्त बातें करती हैं आप। आपने वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ की बोर्ड की बात कर दी। आईएमएफ का जो बोर्ड है, उसमें जो अमेरिका का डायरेक्टर बैठता है, उसके 8,31,000 वोट। वो एक हाथ खड़ा करता है तो 8,31,000 वोट खड़े होते हैं। तो ये आलमी इदारे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये सिर्फ मालियाती इदारे नहीं हैं, ये सियासी इदारे भी हैं। अब आप आ गए हैं खारजा पॉलिसी के ऊपर, जो मेरी स्पेशलिटी थे, थोड़ी सी बाहर की बात। मैं बड़ा फॉलोअर रहा हूं जिसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि आपने एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अपनी पॉलिसी बनानी है, चाहे वो कोई पॉलिसी भी हो। उसमें फॉरेन पॉलिसी भी शामिल है। तो एविडेंस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी के बात कर रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आपने पूरे मुल्क की 20% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को भेजनी है, वहां से पैसे आने हैं। अगर 35% टोटल एक्सपोर्ट आपने यूरोपियन यूनियन को भेजनी है, वहां से पैसे आने हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर 1 करोड़ खानदान, पाकिस्तानी खानदान ऐसा है जिनके घर में चूल्हा जलता है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, और फिर आप ऐसे बयानिए लाएंगे कि अमेरिका ने साजिश कर दी और अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, तो वो 1 करोड़ खानदान जो हैं, उनका चूल्हा जलना जो है वो आप खतरे में डाल रहे हैं। तो आप एविडेंस इकट्ठा करें और उस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी बनाएं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए एक अलग पॉलिसी बनाते हैं, उस सियासत चमकाने के चक्कर में बेशक पूरा मुल्क जो है वो तंदूर में चला जाए। नहीं, लेकिन ये तो अजीब किस्म का पॉलिटिकल डिबेकल था कि अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को सैक्रिफाइस कर दिया गया, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को, और दूसरी बात जो आपने कही कि नेशनल पॉलिटिकल कंसर्न्स को भी साइड पे रख दिया गया। तो कुछ समझ नहीं आई कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तैयार कैसे हुई, और फिर उसका दिफा करने वाले लोग किस तरह से दिफा कर रहे हैं। क्या मदाखलत एक बैनुल-अक़वामी प्रिंसिपल नहीं है? क्या इस वक्त मशरिक़ वस्ता हो या अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, क्या पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं की अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? बहुत बड़े पैमाने पर मुदाखलत की। सारी दुनिया ने पाकिस्तान पर तनकीद की कि पिछले साल अगस्त के महीने के अंदर जिस तरह पाकिस्तान ने ब्लेटेंटली इंटरफेयर किया अफ़गानिस्तान के मामलात में, चलो हम मानते नहीं हैं ऑफिशियली, लेकिन हमने भी तो मुदाखलत की। हर कोई अपने इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए करता है ना सर। ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी तो वॉज कॉन्ट्रडिक्टरी टू पॉलिटिकल सर्वाइवल, टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मुझे समझ में नहीं आई हमारी ये फॉरेन पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट की बनाई किसने थी, समझ नहीं आई मुझे। आई रियली डोंट नो। अली साहब, मैंने कहा कि मैं रियली फॉरेन पॉलिसी तो मेरी एक्सपर्टीज से बहुत बाहर की बात है, मेरे से बहुत दूर की बात है। नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अमूमन फॉरेन मिनिस्टर्स भी जो आते हैं उनके लिए भी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही एलियन होती है जितनी आपके लिए, बल्कि शायद आप
माजरत नहीं, इस दफ़ा वाला अच्छा है, इस दफ़ा वाला अच्छा है। जो हुकूमत में होता है ना सर, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जी देखिए अली साहब, आप किसको एक्सपोर्ट करते हैं उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आप किस मुल्क से इंपोर्ट करते हैं उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनानी है, और किन ममालिक से आपकी रेमिटेंसेज आती हैं उसके मुताबिक आपने फॉरेन पॉलिसी बनानी है। चौथा नुक्ता कोई नहीं है, ये 3 नुकात हैं मेरे भाई। अगर आपकी एक्सपोर्ट अमेरिका जा रही है, अगर आपकी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन जा रही है, अगर आपकी इंपोर्ट सारी की सारी वो तेल की और बराए वो अरब ममालिक से आ रही है, अगर आपके जो रेमिटेंसेज हैं वो अरब ममालिक से आ रहे हैं, वो अमेरिका से आ रहे हैं, वो बरतानिया से आ रहे हैं, तो इसमें इतना पेचीदा मामला क्या है? आपने इन तीनों चीजों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जो आपने तहफ़्फ़ुज़ का शुरू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो माशी तहफ़्फ़ुज़ है वो उनकी एक्सपोर्ट में है, वो उनकी इंपोर्ट में है, और वो रेमिटेंसेस में है। इतनी सी हमारी खारजा पॉलिसी है। बड़ी अहम बात आपने की है, और आपके साथ डिस्कशन करने में यही मज़ा आता है, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रोटेक्ट की हो जाती है, और उसको प्रोटेक्शनिज़म कहते हैं, और आज़ाद जदीद मईशत के ये बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ताहम आप देखिए कि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली जिसे कि इनग्रेन्ड इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि ये तमाम ममालिक जो कि इस वक्त जिनके पास इख्तियार है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो प्रोटेक्शन ज़रूर हैं अपने मुल्क के माशी मामलात के लिए। और खैर ये बड़ा ही पेचीदा और तवील मामला है, किसी और नशिस्त में बैठकर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के साथ इस बारे में बात करेंगे। वी आर वेरी ग्रेटफुल वो आज शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।